हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन एक बार फिर से आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी ड्रोम में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्री फॉल, acceleration due to gravity, relation between small g and capital G, variation in g and equation for the freely falling object। तो इन सारे टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें प्रीवियस वीडियो को याद रखना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, यानी ग्रेविटेशन से इंट्रोड्यूस कराया था। ग्रेविटेशन क्या है? तो ग्रेविटेशन एक फोर्स है। क्या है बच्चों? ग्रेविटेशन एक फोर्स है, जो फोर्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है। ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की होती है, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इसके बारे में न्यूटन साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला दिया जिसे F इज टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r² से लिखते हैं। ये जो फोर्स है, ये जो हम लोग F कैलकुलेट करते हैं, ये वो फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या? किसी भी दो ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनफैक्ट ये दोनों ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे रखे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। और कहते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी अगर दो बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट हैं, अगर दो हैवी ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। अगर दो हल्के ऑब्जेक्ट हैं या छोटे ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। सिमिलरली अगर हमें बोले कि दो ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज रखे हैं, बहुत डिस्टेंस बहुत कम है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट बहुत दूर रख दिए जाए, बहुत दूर, जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। और हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से छोड़ते हैं तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर ही क्यों जा रहा है? इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को कोई है जो खींच रहा है, और उसे कौन खींच रहा है? हमारा अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशन हमारे अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि मोशन का प्रोड्यूस हमें दिखाई दे रहा है ना कि इस ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो दैट मीन्स क्या है कि कोई ऐसा फोर्स है जो इसे नीचे की ओर खींच रहा है, और इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन एक फोर्स है। ग्रेविटेशन क्या है बच्चों? एक फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो दिखता नहीं है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में टचिंग कंडीशन में नहीं है, फिर भी ये लगता है। अगर ये फोर्स अर्थ लगा रही है, मान लो ये पेन और नीचे हमारा क्या है? अर्थ, तो अर्थ इस पेन को खींच रहा है, इस मार्कर को खींच रहा है, तो हम उस फोर्स को ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी कुछ डिफरेंट नहीं है। अगर हमारा खींचने वाला ऑब्जेक्ट अर्थ है तो हम लोग उसे ग्रेविटी बोलते हैं। अदरवाइज इस ब्रह्मांड में हर एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये सब कुछ मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फ्री फॉल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने इस मार्कर को फिलहाल होल्ड कर रखा है, तो अभी आपको ये मार्कर कैसा दिखाई दे रहा है? रेस्ट कंडीशन पे। जैसे ही मैंने अपना हाथ यहां से हटाया तो क्या देखा कि ये हमारा जो मार्कर है बिना रुके एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन में, कह सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन करता हुआ नीचे की ओर गिरता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट बिना किसी रोक टोक के अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रेक्टिलिनियर मोशन करता हुआ नीचे गिर जाए, उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। देखो नाम में ही हमें डेफिनेशन मालूम है,
फ्री का मतलब बिना कोई रोक टोक, मुक्त एकदम, और फॉल का मतलब गिर जाना। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के सीधे नीचे की ओर गिर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन करता हुआ, तो इस फॉल को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री फॉल। और इसे हम लोग डिफाइन करते हैं व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कौन लगा रहा है फोर्स इसके ऊपर? ग्रेविटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बिना रुके, बिना ऑब्स्ट्रक्शन हुए सीधे हमारे अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो इस तरह के इस फॉल को हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से देख लीजिए, मैं इसे रब कर देता हूं। फिजिक्स सिर्फ फील करना है। अगर आपने फील कर लिया तो बहुत मजा आने वाला है। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है और ये इस बिल्डिंग के छत पे हमारा एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका नाम क्या है? इकबाल, क्योंकि इसके पास एक ही बाल है। ओके? इकबाल ने अपने हाथ में एक स्टोन ले रखा था और इस स्टोन को भी फिलहाल उसने क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है। जैसे ही इस स्टोन को वो छोड़ता है, रिलीज करता है, तो ये स्टोन नीचे की ओर एकदम सीधे गिरता है। तो स्टोन का फ्रीली गिरना और एक ही डायरेक्शन में गिरना, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि स्टोन नीचे गिरा घूम के चला गया आगे की ओर, ऐसा नहीं हुआ। ये स्टोन लगातार कंटिन्यूअसली नीचे की ओर बिना रोक टोक के गिर रहा है। तो ऐसे फॉल को, इस मोशन को हम लोग कह सकते हैं फ्री फॉल। ऐसे ऑब्जेक्ट के फॉल को हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। और ये फ्री फॉल हो क्यों रहा है? इसका मतलब कोई है जो इसे क्या कर रहा है? नीचे की ओर खींच रहा है। अगर ऑब्जेक्ट में मोशन है तो हम लोगों ने बहुत बेसिक बात पढ़ी है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन कब होता है मेरे बच्चों? जब उस पर फोर्स लगता है। तो डेफिनेटली इस बॉल को, इस स्टोन को अर्थ खींच रही है। तो हम लोग इसे डिफाइन करते हैं when an object falls freely under the influence of gravity. When an object falls freely under the influence of gravity is called free fall. क्लियर है बच्चों? अब यहां से हमारे नए टॉपिक की शुरुआत होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन। क्या आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सेलरेशन के बारे में बताया गया है? हाँ, एक्सेलरेशन क्या था मेरे बच्चों? एक्सेलरेशन को हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यही होता है ना हमारा एक्सेलरेशन। अगर ये एक्सेलरेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट, पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है तो दैट मींस लगातार वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा होगा। अगर वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर वो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो लगातार उसकी स्पीड कम हो रही होगी। और अगर हमारी पूरे जर्नी में स्पीड सेम रहे तो हम कहते हैं नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वर्ड से हमें दिमाग में इमेज आती है क्या? ऑब्जेक्ट लगातार अपनी स्पीड को या बढ़ा रहा होगा या घटा रहा होगा। इस एक्सेलरेशन का हमारे इस टॉपिक में क्या मतलब है, आइए देखते हैं। फिलहाल इकबाल ने क्या किया? अपने स्टोन को अपने हाथ में रखा था। एक स्टोन लिया था ना इकबाल ने, और स्टोन को अपने हाथ में रखा है। इस समय स्टोन किस पोजीशन पे है? मोशन में है या रेस्ट पे है? तो आपका आंसर होगा डेफिनेटली इस समय इस स्टोन की जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि वो रेस्ट पे है। जैसे ही इकबाल ने अपने हाथ से स्टोन को रिलीज किया तो हमने क्या देखा कि वो स्टोन नीचे की ओर आ रहा है। दैट मींस उसमें मोशन स्टार्ट हो गया है। जब वो ग्राउंड पे टकराया होगा तो डेफिनेटली उसके पास वेलोसिटी तो है, तभी वो यू से यानी रेस्ट से मोशन में आया। तो क्लियर है कि अब जब इकबाल ने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो डेफिनेटली जब वो ग्राउंड पे टकराया होगा उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, 0 से तो ज्यादा ही होगी।
हमने कंसीडर कर लिया उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है v। सोचिए थोड़ा सा, क्या हमारे वेलोसिटी में चेंज हुआ? यस, डेफिनेटली बदला। u से v कुछ होगा, 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, डजंट मैटर। हमें यह मालूम है कि पहले से वेलोसिटी तो ज्यादा है। अब जरा सोच के बताइए, क्या इस हाइट को कवर करने में उसने कुछ टाइम लिया होगा? डेफिनेटली टाइम लिया होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है तो टाइम तो लिया ही होगा। तो हमें क्या मिल गया? देखिए ध्यान से, क्या हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आया? डेफिनेटली वेलोसिटी में चेंज आया, चेंज इन वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी के चेंज होने में क्या हमें टाइम लगा? डेफिनेटली टाइम भी लगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। क्या हो गया? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क आया, ये एक्सेलरेशन आया कहां से? ये आया कहां से? तो एक इनविजिबल कोई इनविजिबल इंसान है जो ये काम कर रहा है। कौन है वो? वो हमारा अर्थ है। वो हमारा क्या है बच्चों? वो हमारा अर्थ है। अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ एक इनविजिबल फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है। इस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 से v हो गई। तो ये सारा का सारा खेल कौन कर रहा है? हमारा अर्थ। तो अर्थ अगर ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ? ग्रेविटी के कारण हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए हम इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसे हम लोग स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इसे हम लोग स्मॉल g से। फॉर्मूला वही है, v माइनस u अपॉन टी। इसकी यूनिट भी सेम वही, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी SI यूनिट है। जैसे हमारा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारोगे तो मैं चाहता तो आपको डेफिनेशन लिखवाता, कहता बेटा ये फॉर्मूला होता है, ये कहानी खत्म। लेकिन आप फील कीजिए, हमने बात की एक्सेलरेशन के बारे में। फर्स्ट चैप्टर को रिकॉल किया कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में लगातार बदलाव आना, लगातार चेंजेस आना। तो हमने एक हाइट पर एक बच्चे को बिठाया जिसका नाम इकबाल है। इकबाल ने अपने हाथ में एक स्टोन रखा था, और जैसे ही उस स्टोन को रिलीज करता है तो हमने उसको ध्यान से देखा कि ये स्टोन की स्पीड लगातार बढ़ते जा रही है। लगातार बढ़े या ना बढ़े हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, पर मुझे एक बात तो क्लियर दिखाई दे रही है कि पहले ऑब्जेक्ट जो था रेस्ट पे था, जब वो ग्राउंड पर टकराया तो डेफिनेटली उसके पास स्पीड थी। यानी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी में चेंज हुआ। अगर बहुत स्मॉल चेंज भी हुआ होगा तो क्या कुछ टाइम लगा होगा? तो हमने देखा कि वेलोसिटी में चेंज भी हो गया और कुछ टाइम भी लगा। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? हमारा एक्सेलरेशन। फिर हमारे दिमाग में बात आई कि यार ये हो कैसे रहा है, कर कौन रहा है? हमें फोर्स लगाने वाला तो इंसान दिख ही रहा। तो मालूम चला कि हमारा अर्थ क्या कर रहा है, इस स्टोन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। और अट्रैक्ट कर रहा है तो हम लोग कोई फोर्स लगा रहा है। यही तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ही तो बात की थी कि अर्थ क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट को नीचे अपने अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है। और इस अट्रैक्शन के कारण, इस फोर्स के कारण सारा बदलाव हुआ। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? अर्थ। तो अर्थ के कारण जो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है बच्चों? फॉर्मूला सेम, यूनिट सेम, क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, एज सिमिलर टू द एक्सेलरेशन। अगर हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारा मोशन इन अ 1D ऑन अ सरफेस, प्लेन सरफेस पे आपको रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है। और अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे तो हमेशा क्या रखेंगे? हमेशा हमारे दिमाग में इमेज आएगी किसके बारे में? या तो ऑब्जेक्ट में फ्री फॉल हो रहा होगा, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बंदा या कोई बॉय, इसका नाम इकबाल, अगर वो स्टोन को सीधे ऊपर की ओर फेंके तो भी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रोल प्ले करेगा।
क्लियर है? अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। पढ़ा स्मॉल जी को क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी को क्या कहते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल जी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है हमारा। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। फिलहाल हम लोगों ने कंसीडर किया है कि हमारा जो अर्थ है, हम लोगों ने कंसीडर किया है कि हमारा अर्थ जो है स्फेरिकल शेप में। रियली में हमारे अर्थ का शेप कैसा होता है? हम लोग एलिप्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एलिप्टिकल। ओके, मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो अर्थ है तो इसके पास मास भी होगा। हमने मान लिया ऑब्जेक्ट के अर्थ के पास मास है, उसे हम लोगों ने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लिया। अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे, हमने कहा अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है। अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है। तो जरा बताइए इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कोई अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा? तो हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है। इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है? एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्लियर है? तो अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? तो हम कह सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। क्लियर है? हम लोगों ने कंसीडर किया है कि हमारा अर्थ कैसा है? स्फेरिकल शेप में है, जिसका मास m है, रेडियस r होगा। हमने सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है जिसका मास m है। तो इन अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, या कह सकते हैं ग्रेविटी कितना होगा? तो F इज इक्वल्स टू कैपिटल G mm अपॉन में r स्क्वायर। अब सोचिए, क्या ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा? डेफिनेटली, अर्थ उस पर फोर्स लगा रहा है। अर्थ बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स काम कर रहा होगा। और वो फोर्स कितना होगा? तो वो फोर्स होगा हमारा m इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ए मीन्स एक्सेलरेशन। यहां जो एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन हो रहा होगा वो कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा? अभी हम लोगों ने बात की, वो एक्सेलरेशन हमारा अर्थ प्रोड्यूस कर रहा हो। तो क्या मैं इस A को G से रिप्लेस कर सकता हूं? एकदम कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल्स टू m इंटू जी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखें। फोर्स जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर और वही फोर्स F इज इक्वल्स टू एम जी के बराबर है। तो क्या अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके हम ये लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिखेंगे। एम जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम स्मॉल m अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल and we get a very fine, very important formula that is a small g is equals to capital G m upon में r square। और ये फॉर्मूला मुझे बहुत सारी बातें बताने वाला है। होप आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है बच्चों, डेरिवेशन रटना नहीं है, आपको समझ लेना है। हमारा एक अर्थ हमने कंसीडर कर लिया कि अर्थ हमारा स्फीयर के फॉर्म में है। अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m m अपॉन r स्क्वायर। ये ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ के कारण इस पे एक फोर्स लग रहा होगा जो उसे नीचे की ओर खींच रहा होगा। वो फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल्स टू ma। इस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो मैंने फॉर्मूले में एक्सेलरेशन ए को जी से रिप्लेस कर दिया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड फोर्स के बराबर है, तो दोनों ही फोर्स आपस में इक्वल भी होंगे और वहां से हमें एक फॉर्मूला मिल गया। अब ये जी, ये जो स्मॉल जी है, इस स्मॉल जी फॉर्मूले से मुझे क्या कंक्लूजन मिला? सबसे पहला कंक्लूजन, जी नॉट डिपेंड्स ऑन, ये जो स्मॉल जी है ना बच्चों, नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अंडरलाइन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो स्मॉल जी है बच्चों, वो डिपेंड नहीं करता किसी ऑब्जेक्ट के मास पे। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट छोटा हो या बहुत बड़ा हो, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता जी। सबके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होने वाली है, चाहे ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो या ऑब्जेक्ट बहुत छोटा भी। कंडीशन दूंगा मैं आपको। ओके, और क्या मिल रहा है मुझे रिलेशन से कंक्लूजन? एक मुझे और रिलेशन मिल रहा है, क्या? स्मॉल जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस अगर बढ़ा दें, अगर हमारा डिस्टेंस ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। डिस्टेंस बढ़ेगा यानी सरफेस से, अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट जितनी हाइट पे जाएगा उतनी ही हमारी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर है? डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसके मास पर डिपेंड करता है? अर्थ के मास पे। जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारा अर्थ के बीच में ही ये मास निकलता, ये हमारा एक्सेलरेशन स्मॉल जी मिलता है। मून पे हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग है, अलग प्लैनेट पे अलग अलग है। फिलहाल हम लोग अर्थ को कंसिडर कर रहे हैं ना, तो ये जो स्मॉल जी है बच्चों, थर्ड कंक्लूजन में यहां लिख देता हूं, स्मॉल जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ। मास ऑन अर्थ, ये अर्थ भी हो सकता है, मून भी हो सकता है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हो सकता है। क्लियर है बच्चों? तो ये तीन कंक्लूजन दिमाग में डालने हैं और वो मुझे फॉर्मूले में साफ दिखाई दे रहा है। जी और एम में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जितना ही ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट होगा, बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसके कारण जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में, या ऑब्जेक्ट या किसी अदर ऑब्जेक्ट में, चाहे वो अर्थ हो या मून हो, कुछ भी हो, अगर डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा तो जी की वैल्यू हमारी घट जाएगी। तो यहां से हम लोगों ने एक रिलेशन फाइंड किया स्मॉल जी और कैपिटल जी में। ओके, अब बात कर रहे हैं ये जो जी है ना बच्चों, स्मॉल जी को लिखा है हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी की जो वैल्यू होती है बच्चों, चेंज, ये क्या होती है? चेंज करती है सर। इट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर जगह पे हमारी जो जी की वैल्यू होती है वो चेंज होती है। हर जगह कहने का मतलब ये नहीं कि मेरे घर पे जी की वैल्यू 9.8 है और आपके घर पे वैल्यू जो है 9.8 नहीं होगी। हाँ, दोनों सेम ही होगा। हाँ, अब कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा घर तो पहाड़ के ऊपर है, तब चेंज हो जाएगा। लेकिन अर्थ के सरफेस पे, नॉर्मली अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8 लेके चलते हैं। एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है तो दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, राउंड अप करके निकालते हैं 9.8। ओके, तो ये जो स्मॉल जी की वैल्यू है बच्चों, ये वैरी करती है। अर्थ के सरफेस पे अलग है, अर्थ के सरफेस से और हाइट पे जाएंगे तो वैल्यू कुछ और हो जाएगी, डेप्थ में जाएंगे तो कुछ और हो जाएगी, अर्थ के किसी सरफेस के कोने पहुंच जाए, इक्वेटर पे पहुंच जाएंगे तो जी की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, पोल पे पहुंचेंगे तो कुछ और हो जाएगी। तो वो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कैपिटल जी बच्चों, ये जो कैपिटल जी है ना, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। ये हर जगह सेम है और इसकी वैल्यू हम लोगों ने बताई थी लास्ट वीडियो में, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोगों ने स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएशन इन जी। तो हेडिंग डालेंगे वेरिएशन इन जी।
हेडिंग होगा हमारा वेरिएशन इन जी। स्मॉल जी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे, ठीक है। पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट, शेप ऑफ अर्थ। पहला हमारा वेरिएशन होगा अर्थ के शेप पर। किस पे होगा? अर्थ का शेप। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा अर्थ जो है स्फीयर के फॉर्म में, रियली में हमारा अर्थ कैसा है? एलिप्टिकल फॉर्म में। कैसा है बेटा? एलिप्टिकल फॉर्म में, कुछ ऐसा जैसे एक अंडे के शेप होता, ठीक है। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, समझ लेना। तो आप देख रहे हो, तो ये अपने पोल्स वाले रीजन पे, ये अर्थ के क्या होते हैं? पोल। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इक्वेटर। और ये जो लाइन जिसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हमारा अर्थ का क्या है? पोल। ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, और ये हमारा ईस्ट साइड, वैसे ये हमारा क्या है? इक्वेटर। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इक्वेटर है, और ये जो वर्टिकल लाइन है हमारा पोल है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ का सेंटर है, हमने इस पॉइंट का नाम रख दिया ओ। अब खुद फिगर में देखें, थोड़ा सा फिगर, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर और ये हमारा पोल, ठीक है बच्चों। ये हमारा इक्वेटर लाइन है और ये हमारा पोल। कंसीडर करते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ का सेंटर, मान लिया, सेंटर को मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर लिया। इसके स्ट्रक्चर के, अर्थ के स्ट्रक्चर में ही दिख रहा है कि ये जो डिस्टेंस होगी डेफिनेटली इस डिस्टेंस से ज्यादा होगी। हमने इसे बोला ये हमारा पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये हमारा इक्वेटर है। तो ये सेंटर से इक्वेटर के बीच के डिस्टेंस को मैंने लिखा है रेडियस ऑफ इक्वेटर, आर ई से रिप्रेजेंट किया है। सेंटर से पोल तक के डिस्टेंस को मैंने आरपी से रिप्रेजेंट किया। तो इस अर्थ के शेप से ही हमें मालूम चल रहा है कि ये जो आर ई की वैल्यू है बच्चों, वो आरपी से ज्यादा होगी। क्लियर है? और हम लोगों ने स्मॉल जी का एक बड़ा खूबसूरत सा रिलेशन फाइंड किया था। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है? अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर हम इक्वेटर पे देखें और पोल पे देखें तो हमारे वेट में डिफरेंस आएगा। वेट में डिफरेंस आने का मतलब क्या है? डेफिनेटली जी बदला होगा। तो पहले हम जी को देखते हैं कि जी कैसे बदल रहा है। सोच के देखिए, हम लोगों ने इस इक्वेशन से एक कंक्लूजन निकाला था, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या होगा बच्चों? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या था? आर ई का स्क्वायर। क्लियर है? और अगर मैं पोल पर देखूं एक्सेलरेशन की वैल्यू, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर पी का स्क्वायर। अब जरा सोच के बताइए, हम लोगों ने क्या कहा था कि आर ई इक्वेटर का जो डिस्टेंस है सेंटर से, वो पोल के डिस्टेंस से ज्यादा है। अगर आर ई की वैल्यू ज्यादा है, अगर हमारा आर ई की वैल्यू ज्यादा है, तो अगर आर ई ज्यादा हो गया मेरे बच्चों, तो जी कैसा हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई, हमारा जी और आर ई में कैसा रिलेशन है? इनवर्स, यानी आर ई बढ़ेगा तो जी डेफिनेटली घटेगा। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा ना। अगर नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है तो जीई की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और अगर मैं आरपी की वैल्यू को क्या कर रहा हूं, ये आर ई की वैल्यू ज्यादा है आरपी से, अगर ये वैल्यू कम है, अगर ये वैल्यू हमारी कम है आरपी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी जो जी की वैल्यू इक्वेटर पे है, स्मॉल जी, ये हमारी लेस होगी। क्या होगी? लेस होगी। और जब हम लोग पोल पे जाएंगे तो जी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी। देखो, हमारे अर्थ के ही सरफेस पे जी की वैल्यू बदल गई। और वो जी क्यों बदला? क्योंकि सेंटर से पोल और सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा जी की वैल्यू वहां उतनी कम होगी। डिस्टेंस जितना कम होगा वहां जी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है,
वो इक्वेटर पर जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है ज्यादा होगा या कम होगा? सोच के बताओ। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वेट का फॉर्मूला। वेट हमारा होता है m इंटू जी। अगर ये वैल्यू कम है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या आएगा बच्चों? कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है। कितना ले रखा हम लोगों ने? मास 10 kg। अब उसमें अगर g की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए हमारा अर्थ की जो g की वैल्यू थी 9.8, इक्वेटर पे मान लिया हम लोगों ने g की जो वैल्यू आई है वो 9 है। कितना है? 9 है। तो जरा बताइए वेट कितना हो जाएगा इक्वेटर पे? तो 10 मल्टीप्लाई विद 9 दैट इज 90 न्यूटन। अब इसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर हम इक्वेटर पे निकालें तो देखो कितना बदलने वाला है। मास तो सब जगह सेम रहने वाला है, ये 10 kg था। अब हमारी जो g की वैल्यू है हम लोगों ने मालूम किया कि ये डिस्टेंस कम होने से पोल पे हमारी g की वैल्यू बढ़ गई है। तो पहले 9.8 था, हमने बढ़ा दिया, बहुत कम स्लाइटली डिफरेंस आया और वो हो गया है हमारा कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जरा बताइए वेट कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट मीन्स 100। सोचो, जब वही ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे था तो उसका वेट 90 था और वही ऑब्जेक्ट जब पोल पर जाएगा उसका वेट कितना हो गया? 100। क्यों बदला? क्योंकि हमारा g बदल रहा है। इसी को हम कहते हैं वेरिएशन। ये तो हम लोगों ने अर्थ के सरफेस पे बात की। क्लियर है बच्चों? अगर हम सेकंड बात करें कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेकर जाएं, क्या करें बेटा? अर्थ के सरफेस से ऊपर लेकर जाएं तो सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, होगी ना? देखिए हमारे पास फॉर्मूला है ना, इसको रब कर देता हूं मैं। ये तो हमारा वेरिएशन ऑफ जी था अर्थ के सरफेस पे, पोल पे क्या होगा और इक्वेटर पे क्या होगा। और अगर हम लोग बात करें किसी हाइट पर, क्या करें? ये हमारा अर्थ था और अर्थ के सेंटर से मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है, ठीक है? तो अर्थ के सरफेस पे जो वैल्यू थी वो जी थी। जब अर्थ के सरफेस से ऊपर गए तो नई जो वैल्यू है जी डैश, नई एक्सेलरेशन हमने मान लिया जी डैश है। तो इस जी डैश की वैल्यू जो होगी बच्चों वो डेफिनेटली जी से, अर्थ की ग्रेविटी से कम होगी। कैसे? देखिए ध्यान से। अर्थ के सरफेस में हमारा फॉर्मूला था यार, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो हमारी जो नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी डेफिनेटली जी एम अपॉन में आर प्लस एच। मान लीजिए सरफेस से एच हाइट पे ऊपर गए हैं। अब देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई। ये वैल्यू ना पहले आर थी, अब आर में कुछ हाइट ऐड हो गया तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई। अगर ये वैल्यू बढ़ गई तो डेफिनेटली जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां से हमें कंक्लूजन क्या मिला कि अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो किसी हाइट पर, यानी अर्थ के सरफेस को छोड़ के ऊपर जा रहे हो, यानी हम स्पेस में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी जी की जो वैल्यू है ना बच्चों वो डिक्रीज हो जाएगी। और आपने देखा भी होगा, कई बार आप लोग यूट्यूब पे या फिर वीडियोस में देखते हो ना कल्पना चावला के बारे में कि वो स्पेस में उन्होंने एक वीडियो भेजा था और वो उस स्पेसशिप के अंदर उड़ रही थी। उड़ने का मतलब क्या है? वो वॉक नहीं कर रही थी बल्कि तैर रही थी। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू वहां बहुत कम है। क्लियर है? अर्थ ऑफ, अगर हम लोग जी की वैल्यू मून पे देखें तो हमारे अर्थ की वैल्यू से वो 1/6 टाइम होता है, यानी वहां वैल्यू कम हो गई। यानी कहने का मतलब है कि जी की वैल्यू अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं ना तो डिक्रीज होता है। ओके नेक्स्ट, अगर हम डेप्थ पे जाएं तो क्या होगा? जरूरी थोड़ा ना कि हम अर्थ के ऊपर ही जाएं, हमने अर्थ के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, ठीक है? तब क्या होगा? अब यहां पर थोड़ा आपको होगा कंफ्यूजन, क्योंकि ये फॉर्मूला जैसे हम लोगों ने अर्थ के सरफेस पे देखा, मान लीजिए कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर है अर्थ के सरफेस के अंदर, ये सेंटर है हमारा, ये डिस्टेंस था हमारा r, ठीक है? और ये अभी h डेप्थ अंदर चला गया है,
तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा r माइनस एच, यही होगा ना। h हाइट अंदर चला गया, तो इस ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, तो पहले हम सरफेस पे निकालते हैं, सरफेस पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सरफेस पे g की वैल्यू क्या आती है बेटो, तो जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। जब हम लोग अर्थ के सरफेस के अंदर जाएंगे तो उस समय नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी जी डैश, क्योंकि डिस्टेंस में बदल रहा है हमारा, और जी एम अपॉन में हो जाएगा आर माइनस एच का स्क्वायर। अब आप यहां देख के कहोगे कि सर डिस्टेंस तो कम हो गया है, डिस्टेंस कम हो गया है, तो अगर डिस्टेंस कम है तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अर्थ के सरफेस के आप अंदर भी जाओगे ना तो द वैल्यू ऑफ जी डैश जो है वो आपके सरफेस ऑफ अर्थ से कम होगा, यानी सरफेस पे जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी उससे कम होगा। इस चीज को हम लोग हायर क्लास में, जब आप क्लास 11th में जाओगे तो आपको मालूम चलेगा क्यों है। तो फिलहाल हम लोग बस ये जानेंगे कि अगर हम अर्थ के सरफेस के अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप एकदम डेप्थ करते 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 कहां पहुंच गए, अर्थ के सेंटर पे पहुंचोगे ना, उस समय जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी आपको फ्री फॉल वाली फीलिंग आने लगेगी। आप क्या करोगे, आपका वेट 0 हो जाएगा। लोगों ने क्या बात कर ली थी कि हमने बात किया था कि जी की, अगर हम डेप्थ पे जाएंगे, अर्थ के डेप्थ में जाएंगे तो हमारी जो जी की वैल्यू होगी क्या बच्चों, तब भी हमारी जी की वैल्यू रिड्यूस होगी। ये आप हायर क्लासेस में, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा इसके पीछे रीजन क्या है। फिलहाल आप जाने कि आप चाहे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं या अर्थ के सरफेस के अंदर जाएं, आपकी जी की वैल्यू बदलेगी। क्या होगी, बदलेगी का मतलब क्या है, कम होगी। तो दिस इज योर वेरिएशन ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एट अ हाइट ऑफ अर्थ, एट अ डेप्थ ऑफ अर्थ। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन। जरा सोच के बताइए, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ते हैं, ये हमारी कोई बिल्डिंग थी, बनाया था ना हम लोगों ने भी कुछ देर पहले, और ये बिल्डिंग थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं, ये हमारी बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग पर बैठा हुआ है हमारा एक दोस्त जिसका नाम है इकबाल। क्यों इसका नाम इकबाल पड़ा, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही बाल है। ओके, तो इकबाल अगर किसी स्टोन को कुछ देर पहले गिरा रहा था तो हमने देखा कि इस स्टोन में मोशन प्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ, लगातार उसकी वेलोसिटी बदलती जा रही थी, ऐसे करते 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 ग्राउंड पे गिरा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो स्टोन है, इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया है, मोशन प्रोड्यूस हो गया है। हमने बहुत सारी चीजें देखी, इसमें मोशन प्रोड्यूस हो गया, इसकी वेलोसिटी बदल गई, इसमें एक्सेलरेशन आ गया, कुछ टाइम लगा, कुछ हाइट लगा। तो हम लोग इसे स्टडी करने के लिए, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। क्या क्या था हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, इन सबको कैलकुलेट किया था। सेम वही चीज अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने वाले हैं, लेकिन किसमें, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में। तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं है, बस एक छोटा सा चेंज है, आप ए को रिप्लेस कर देंगे जी से। क्यों, क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था, उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा बच्चों v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। यहां पहले वाले में हम लोग डिस्टेंस बोलते थे, यहां क्या बोलेंगे, ये भी डिस्टेंस ही है, लेकिन हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये फ्री फॉल का कंडीशन है, किसका है, फ्री फॉल, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। क्लियर है। एक और कंडीशन है, क्या,
जरूरी कि हर ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा? अगर मैं ऑब्जेक्ट को किसी हाइट, किसी स्पीड से ऊपर की ओर फेंकूं, कैसा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकूं, तो क्या हमारा जी काम करेगा? डेफिनेटली काम करेगा। लेकिन हमारे फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट अभी अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा होगा, यानी हमारी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही होगी। तो उस सिचुएशन में आप ए के जगह पर क्या लेंगे बच्चों? माइनस जी। ये कौन सा कंडीशन है? ये फर्स्ट नॉर्मल, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा हो, फॉर एग्जांपल ये कोई कार स्ट्रेट पाथ पे चल रही है तब, ये जब किसी हाइट से ऑब्जेक्ट गिर रहा है तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और जब हम लोग थ्रो करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, उस समय फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? कुछ नहीं करना है, जहां ए था एक्सेलरेशन, वहां हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा, क्यों? सोच के देखो, किसी पत्थर को फेंका है आपने ऊपर की ओर? हाँ सर, क्या बात कर रहे हो? क्या क्रिकेट की बॉल को आपने ऊपर की ओर थ्रो किया है? या बैट्समैन जब किसी बॉल को हिट करता है ऊपर की ओर, तो क्या देखा है कि बॉल बहुत तेजी से ऊपर जाता है। रियली में वो तेजी से ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है। आपने जोर से फोर्स लगाया, आपके फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट में मोशन हुआ। वो मोशन किसके अगेंस्ट जा रहा है? अर्थ उसे नीचे खींच रही है, लेकिन ये अर्थ के अगेंस्ट जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि स्पीड कम होते 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 क्या हो जाएगी? एक समय आके रुक जाएगी ना। तो दैट मीन्स क्या हो गया? उसकी वेलोसिटी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने ए के जगह पे माइनस जी रखा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी के जगह पे हम लोग माइनस जी के लिखेंगे। क्लियर है? या तो आप ऐसे फॉर्मूला याद करें, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। तो आप 10 फॉर्मूले याद ना करें, सजेशन ये दूंगा कि 10 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। आपका एक ही फॉर्मूला काम चला देगा। जहां ए था उसको जी से रिप्लेस कर दें। अगर फ्री फॉल है, अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, तो ए को जी से रिप्लेस कर दें। फॉर्मूला वही रखें, 10 फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है। हाइट क्या हो जाएगा बच्चों? h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन बनेगा बच्चों v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस जी एच। ये सारे इक्वेशंस जो हैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत ही काम आने वाला है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम बात करने वाले होंगे मास एंड वेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट? क्लियर है? मास क्या है, मास और वेट में डिफरेंस क्या है? ठीक है बच्चों। और यहां लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस हो जाएगा खत्म। सबको मालूम होगा कि आपके सिलेबस में से आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दैट मीन्स फ्लूइड ग्रेविटेशन जो था उसको हटा दिया गया है। तो हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग मास और वेट में डिफरेंस, अर्थ के सरफेस पे मास कितना होगा, किसी हाइट पे जाएंगे तो ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, ओके, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।